दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक नया कार्यक्रम हम जन सूचना अधिकार पर या सूचना के अधिकार पर शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें सूचना का अधिकार क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका कब प्रारंभ हुआ, तो हम बता दें आपको कि आरटीआई जो एक्ट आया वो 19 वर्ष हो गए हैं, यानी अक्टूबर 2005 में ये लागू हो गया था। तो इस संबंध में हम एक कार्यक्रम ये शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, जो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार में बहुत पारंगत हैं और बहुत जानकारी आपको है, जिसमें आप बहुत दिन से लगे हुए हैं। तो हम इस चर्चा में संजय शर्मा जी को शामिल कर रहे हैं और उनसे कुछ जवाब सवाल करेंगे, तो उसमें आपको बहुत कुछ मालूम होगा। नमस्कार। तो संजय जी, हम सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, सूचना का अधिकार जिसको कि आज हम आरटीआई एक्ट कहते हैं, और आरटीआई नाम एक ऐसा है जो कि आज मेरे ख्याल से भारत में हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि काफी ये पॉपुलर हो चुका है। जी जी जी। तो ये अधिकार है जानने का अधिकार। जी। जानने का अधिकार इसलिए कि हमारा भारत एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो इसका एक यूनिट है जो कि इसके सिटीजन है, उन सिटीजन को ये जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, आखिर जो टैक्स का हमारा पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और सरकार जिन योजनाओं के लिए बोल रही है उन्हीं के लिए खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें 2005 से पहले ये एक अधिकार के रूप में ऐसे नहीं था कि किसी कानून का उपयोग करके आप सूचना ले सकें। हालांकि सूचनाएं उससे पहले भी ली जाती रहीं, लेकिन अमूमन वो सूचनाएं इस तरह से थी कि या तो जन आंदोलनों के माध्यम से थी या फिर माननीय न्यायालय के दखल से ही वो सूचनाएं व्यक्ति ले पाते थे। तो जब इस तरह की आवश्यकता महसूस की गई, इसमें इंटरनेशनल जो हमारा सिनेरियो चेंज होता है वहां से भी रहता है, क्योंकि और देशों में ये अधिकार लागू हो रहा था। तो चूंकि हम भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, तो वहां से भी इस तरह की पॉलिसीज और उनका दबाव होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कि सरकारों को उस हिसाब के कानून पास करने होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर जन आंदोलनों के बाद सन 2005 में ये सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। ये कानून देश के प्रत्येक नागरिक को मिला। ये कानून 2005 में लागू होने के बाद हम लोग अब देख रहे हैं कि 19 साल इस कानून को पूरे हो चुके हैं, और जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि 19, तो टीन के बाद अब ये 20th ईयर में जब प्रवेश करेगा, तो टीन के बाद में एक युवा होता हुआ ये कानून है अब। तो अब इस कानून से अपेक्षाएं और भी ज्यादा है आम जनता की। ये तो खैर ठीक आपने बताया कि कब ये लागू हुआ, और पहले जन आंदोलन से हम सूचना प्राप्त करते थे और बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो बहरहाल ये आसान हो गया। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ, सूचना का अधिकार में किसको किसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? जी, ये सवाल देखिए ना बहुत अच्छा है, और इसलिए अच्छा है कि सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि अधिकार कानून ने किस किस को दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सूचना का अधिकार कानून की धारा 3। तो धारा 3 ये कहती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है। वहीं हम अगर सूचना का अधिकार कानून की या आरटीआई एक्ट की धारा 6 देखें, तो धारा 6(1) ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सूचना का आवेदन कर सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पर एक आम आदमी के लिए शायद ये नागरिक और व्यक्ति इनमें थोड़ा सा अंतर ना हो, लेकिन कोई भी कानून है तो वो अंत में कानून की पेचीदगियों में पहुंच ही जाता है। तो नागरिक और
व्यक्ति, इनमें यही अंतर है कि नागरिक की परिभाषा में जो हमारे लीगल पर्सन्स होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन व्यक्ति की परिभाषा में सारे नागरिक तो आते ही हैं, साथ में लीगल पर्सन भी आते हैं। तो ये एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का नागरिक है उसको ये सूचना का अधिकार प्राप्त है। विदेशी नागरिक भारत में सूचना का अधिकार में नहीं आते हैं। देखिए, इसमें जो एनआरआई हैं जी। वो बिल्कुल सूचना मांग सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि धारा 3 में जब एक सिटीजनशिप की बात हो गई तो भारत का नागरिक होना एक अनिवार्यता हो गई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारत का हर नागरिक सूचना के अधिकार में सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है कि वो सूचना कैसे मांगेगा? कोई नियम तो होगा? जी देखिए, सूचना के अधिकार को जब बनाया गया तो उस समय सूचना के अधिकार में इतनी प्रक्रियाएं नहीं थी, तो बड़ा एक साधारण सा प्रोसेस रखा गया कि धारा 6(1) दी गई कि आप एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस पर जन सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए जो आपकी जिज्ञासाएं हों उनके हिसाब से सूचनाएं मांग लीजिए। तो जब ये अधिकार आया था तो अधिकार बहुत ही सशक्त रूप में उस समय पर था, क्योंकि उस समय पर अगर कोई ये भी सूचना मांगता था कि ये काम किन नियमों के तहत होना चाहिए, ये काम कब तक हो जाएगा, ये काम क्यों नहीं किया गया, तो वो सूचनाएं भी शुरुआती दौर में आयोग ने दिलवाई। लेकिन क्या होता है कि जब कानून धीमे धीमे करके परिपक्व होता है, नियमावलियां बनती हैं, मामले दोनों तरफ से, सूचना आवेदक की तरफ से भी और जन सूचना अधिकारियों की तरफ से भी हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से कानून की व्याख्याएं की जाती हैं, कानून निर्धारित किए जाते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो कानून अपना स्वरूप चेंज कर लेता है। तो आज अगर हम बोलें तो धारा 6(1) के तहत ही सूचना मांगी जा रही है, लेकिन उन सूचनाओं के लिए तमाम सूचना आयुक्तों ने अपने अपने प्रोफार्मा निर्धारित कर दिए। तो अब उन प्रोफार्मा को भरकर ही सूचना मांगना श्रेयस्कर है। साथ में ये ध्यान रखा जाए कि सूचना मांगने में कोई भी प्रश्नवाचक हमारा बिंदु नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अमुक कार्य हो गया है, उसकी जगह आप ये पूछिए कि अमुक कार्य को किए जाने अथवा ना किए जाने की सूचना। तो इसी तरह आप अपने जो भी आपके मन में जिज्ञासा है उनको जी, लेकिन वो प्रश्नवाचक नहीं रहना चाहिए, ये हमको पहले ध्यान रखना है, वरना प्रश्नवाचक जो भी सूचनाएं होती हैं उनमें जन सूचना अधिकारी प्रायः सूचना नहीं देते हैं और आपके आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर देते हैं। क्या ये हर विभागों में सूचना अधिकारी नियुक्त हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी कोई लोक प्राधिकारी है, जो भी कोई सरकारी ऑफिस है, वहां एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, क्योंकि जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति जो है ये कोई अलग से पद नहीं है, जो पहले से उसी विभाग में कार्यरत लोक सेवक होते हैं उन्हीं में किसी को जन सूचना अधिकारी का कार्य दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से कार्यालय ऐसे भी हैं जहां कि उन्होंने अपने बहुत सारे ऑफिसों को इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति को जन सूचना अधिकारी बनाया हुआ है। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि हमारे लखनऊ में बहुत सारे पुलिस थाने हैं, लेकिन हर पुलिस थाने में जन सूचना अधिकारी नहीं है, केवल पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक जन सूचना अधिकारी है। तो आप चाहे जिस भी किसी थाने की सूचना मांगेंगे, वो सूचना आपको पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मांगनी होगी, वही आपको सूचना देंगे। इसमें कुछ पैसा भी खर्च होता है सूचना मांगने में? जी हाँ, इसमें 10 रुपए की फीस अभी निर्धारित है। बाकी कुछ जगहों पर अपनी नियमावली बना के अलग अलग फीस भी निर्धारित की गई है। जैसे कि हमारी विधानसभा है, तो विधानसभा सचिवालय से अगर हमको सूचना मांगनी है तो हमारा वहाँ पर 50 रुपए की फीस निर्धारित है। हाई कोर्ट में भी पहले 500 रुपए थी, अब वो फीस घटा के 50 रुपए कर दी गई है। तो ये फीस के निर्धारण के लिए सूचना के अधिकार के तहत ही नियमावली बनाई जाती है, क्योंकि नियम बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेक्शन 28 में। तो ये सेक्शन 28 में नियम बनाए जाते हैं और फिर उन नियमों में फीस का निर्धारण किया जाता है।
वो फीस आरटीआई मांगने की फीस भी है, साथ में जो हमें सूचनाएं दी जाती हैं, तो अगर 30 दिन में सूचनाएं दी जा रही हैं तो फोटोकॉपी का शुल्क भी लिया जा सकता है। बाकी अगर 30 दिन के बाद सूचनाएं दी जा रही हैं तो अधिनियम की धारा 7(6) है। 7(6) ये कहती है कि 30 दिन के बाद सूचनाएं चाहे जितनी भी पेजों की हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क दी जाएंगी। तो क्या हम इसमें अदालतों से भी सूचना मांग सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल हम अदालतों से भी सूचनाएं मांग सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो फीस भी इस समय भी 10 रुपए ही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये फीस 50 रुपए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हमने निर्धारित प्रोफार्मा पे 10 रुपए लगा के 50 रुपए लगा के जो भी फीस हो हमने सूचना मांगी, अब वो हमें प्रॉपर सूचना नहीं मिली या मिली तो आधी अधूरी मिली या घुमा फिरा के मिली, तो ऐसे पे हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हम चाहते थे वो सूचना हमको नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, आरटीआई एक्ट अपने आप में एक परिपूर्ण एक्ट है। इसमें प्रॉपर व्यवस्थाएं दी गई हैं, स्टेजेज इस तरह की बनाई गई हैं कि अगर जन सूचना अधिकारी ने जो उत्तर दिया है, अगर आरटीआई आवेदक उससे संतुष्ट नहीं है किन्हीं कारणों से, उसमें यह भी हो सकता है कि सूचनाएं 30 दिन में ना दी गई हो, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन ही ना किया गया हो, समय से न मिली हो, उसमें यह भी हो सकता है कि सूचनाएं भ्रमपूर्ण हो, उसमें यह भी हो सकता है कि सूचनाएं जिन बिंदुओं की मांगी गई वो पूरी नहीं दी गई, अपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। तो इन सब के लिए धारा 19(1) में प्रथम अपील का प्रावधान है। ये प्रथम अपील आपको उसी कार्यालय में भेजनी है जिस कार्यालय में आपने जन सूचना का आवेदन जन सूचना अधिकारी को भेजा था। बस आपको ये करना है कि जन सूचना अधिकारी की जगह आप प्रथम अपीलीय अधिकारी लिखिए। इसके लिए भी प्रोफार्मा निर्धारित है, उस प्रोफार्मा पर ही आप प्रथम अपील भी भेज सकते हैं। एड्रेस इसमें वही रहेगा जिस कार्यालय से आपने जन सूचना का आवेदन किया था। अच्छा, मान लीजिए हम प्रथम अपील में जाते हैं और प्रथम अपील से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं कि साहब हमको सही सूचना मिली, घुमा फिरा के फिर वही बात कह दी गई है, तब स्थिति बनती है हम संतुष्ट, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जी हाँ, देखिए, अगर ऐसी स्थिति है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी जन सूचना अधिकारी की जो सूचना में आपत्तियां हैं आरटीआई आवेदक को, उनको वो दूर नहीं करते हैं या वो सम्यक रूप से जो है उसको एड्रेस नहीं करते हैं, तो आरटीआई आवेदक द्वितीय अपील धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। अगर केंद्रीय विभाग है तो उसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण है बात, प्रथम और द्वितीय अपील में कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं है। इसके अलावा चूंकि अब ये सारा का सारा प्रोसेस इस समय ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन प्रोसेस में एक ये आराम हो जाता है कि हमको ये नहीं सोचना होता है कि कहीं हमारा ये आरटीआई आवेदन अपूर्ण तो नहीं है। ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा फायदा है। तो ऑनलाइन आवेदन में हम फॉर्म को भरते जाते हैं और फॉर्म हमारा सबमिट ही तब होगा जबकि वो पूरा हो चुका हो। इसमें यह रहता है कि प्रथम अपील में आप जो हमारे जन सूचना अधिकारी ने सूचनाएं दी हैं उसकी असंतुष्टि जो है वो आप दर्ज कराते हैं। द्वितीय अपील में आप जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों की जो असंतुष्टि है उसको दर्ज कराते हैं। दूसरी अपील, जैसा कि मैंने कहा, कि आयोग में होती है। सूचना आयोग उसके बाद में नोटिस भेजता है और वो सुनवाई करता है आगे और आपको सूचनाएं दिलाता है। अगर हमको जो सूचना आयुक्त हमारे हैं वो भी किसी तरीके से जो भी चाहे प्रभावित हो न हो, जैसे भी, तो वहां से भी आवेदक संतुष्ट नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा हमें? जी हाँ, देखिए, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं क्योंकि आरटीआई एक्ट अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्योंकि जो सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया था उसके बाद में नियमावलियां आ गईं, बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेश आ गए। तो कानून चूंकि फ्लेक्सिबल है, कानून स्टैटिक नहीं होता है, तो बहुत बदल चुका है। दूसरे जन सूचना अधिकारी प्रायः साधन संपन्न हैं, उनके पास जो है इस तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होती है, तो वो अपने तर्क ज्यादा बेहतर ढंग से सूचना आयोग के सामने रखते हैं। तो एक सामान्य आरटीआई आवेदक ऐसा हो सकता है कि वो सूचना आयोग से सूचनाएं न ले पाए।
तो ऐसी स्थिति में अगर वो सूचना आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो उसके पास माननीय उच्च न्यायालय जाने का विकल्प खुला हुआ है। चूंकि देखिए ये सूचना का अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो हमारा एक अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, तो ये उसके तहत हमारा जो है मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार से निकला हुआ ये कानून है, तो इसीलिए इस मूल अधिकार के हनन के लिए आप माननीय उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। जो बहुत अच्छी बात रही कि संजय शर्मा जी ने समझाया ये कि जन सूचना अधिकार अगर हमें प्राप्त करना है तो किस किस स्टेज पर हम जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं और किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट हैं तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात रही, लेकिन एक जानकारी हम अपने दर्शकों को और बताना चाहते हैं कि पहले जैसे आपने कहा था कि हम एक साधारण से कागज पे लिख के दे सकते थे 10 रुपए का शुल्क लगा करके, उसके लिए अब एक फॉर्मेट आ गया। उस फॉर्मेट पे तो वहां तक भी सही रहा कि हर आदमी ऑनलाइन करना नहीं जानता है, उसको ये मालूम ही नहीं कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। और अब सूचना आयोग में ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऑफलाइन को समाप्त कर दिया गया है। तो इसके क्या परिणाम और दुष्परिणाम हैं वो हम जानना चाहेंगे। और आम उपभोक्ता जो है, आम जो नागरिक है, वो कैसे ऑनलाइन करे जी। और इसके लिए हमारे ख्याल से आरटीआई इस वक्त संघर्षरत भी है, वो अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो जहां तक राज्य सूचना आयोग के द्वारा सारे के सारे प्रोसेस को ऑनलाइन या उसको ऑफलाइन की बात है, तो इसमें देखिए जो सूचना आयोग ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन किया है, तो ये ऑनलाइन की पॉलिसी तो इस समय पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है। दूसरे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए और साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए निजी तौर पर मैं ऑनलाइन का पक्षधर हूँ। दूसरे, जैसे आपने एक सवाल उठाया कि अगर एक मान लीजिए आम आवेदक है, अगर एक कोई रूरल क्षेत्र का आदमी है, तो वो आखिर ऑनलाइन कैसे करे। तो इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश किया है। तो उस आदेश में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टता कहा है कि हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को भी रेखांकित किया है कि जो दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, आज उनको एक अपनी अपील जमा कराने के लिए सूचना आयोग आना होता है। अगर ये ऑनलाइन हो जाएगी तो वो अपने घर के कहीं भी पास के साइबर कैफे में उसको आराम से सबमिट करा पाएंगे। उनका यहाँ आने जाने का खर्चा बचेगा। साथ में हाइब्रिड मोड में सुनवाई के बाद में पूर्णतया ऑनलाइन सुनवाई की बात भी बोली गई है। तो अगर ये सुनवाइयां भी ऑनलाइन होंगी तो आज जो आवेदक को सुनवाई में इतनी दूर अपना किराया भाड़ा और अपना समय लगा के आना होता है, वो अपने गांव देहात घर में बैठे हुए ही मोबाइल के माध्यम से, किसी अपने कंप्यूटर के माध्यम से या साइबर कैफे में जाके अपनी जगह से ही सुनवाई में शामिल हो जाएगा, अपनी बात बोल देगा और इस तरह से उसका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो मेरा अपना ये निजी मत है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने से जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा सुचारू होंगी और जो हमारे देश के दूर दराज क्षेत्रों के गरीब आवेदक हैं उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा ही होगा। साथ में जो जन सूचना अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि जन सूचना अधिकारी कोई अलग से पद निर्धारित नहीं है। जो हमारा पहले से कोई लोक सेवक है उसको ये एक्स्ट्रा काम दिया गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादातर सरकारी ऑफिस हैं उनमें प्रायः हमारा कुछ इस तरह का हो गया है कि सरकारी विभागों में वैकेंसीज कभी भी पूरी भरी हुई रहती ही नहीं है। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो अब वैकेंसी कुछ 10, 20, 100 की संख्याओं में नहीं होती है, हजारों और लाखों की संख्या तक पहुंच जाती है। तो पहले से ही हमारे जो सरकारी ऑफिस हैं वो ओवरबर्डन्ड है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ऑनलाइन व्यवस्था लोक सेवकों के लिए भी, यानी लोक प्राधिकारियों के लिए भी, जन सूचना अधिकारियों के लिए भी और आम आवेदकों के लिए भी हितकारी साबित होगी। आपने एक और बात बोली कि कुछ लोग जो है इसके लिए धरनारत रहे, तो वो देखिए वो उनका अपना एक मत हो सकता है कि वो ऑफलाइन के लिए धरनारत रहे या और किसी मुद्दे पर धरनारत रहे।
लेकिन मैं निजी तौर पर ऑनलाइन का प्रबल समर्थक हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि इस धरती को हमने एक तरह से एक्वायर नहीं किया है, बल्कि हमने इसको रेंट पे लिया है। जैसे हम केवल यहाँ पर किराएदार हैं, हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, और एक दिन हमको इस धरती को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना होगा। और अगर हमको ये ध्यान में रखना है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है, अगर हमको कहीं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है, तो हमको देर सवेर ऑनलाइन की तरफ जाना ही होगा, और पूर्णतया पेपरलेस की तरफ जाना होगा। देखिए, हमारे संजय शर्मा जी ने बहुत सुचारू रूप से, बहुत तरीके से आपको सूचना के अधिकार को बताया है, और उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे दर्शकों को फायदा होगा और इस तरफ एक अच्छी जानकारी उनको मिली होगी। आगे भी इस कार्यक्रम को हम चलाते रहेंगे, और संजय शर्मा जी इस कार्यक्रम में आगे और भी जो समस्याएं हैं या और भी जानकारी हैं उसको साझा करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।